अपना वो गढ़ समझते थे मुस्लिम लीग नवाज का। यहाँ से उनकी सीटें हारने के बाद हमारे दोस्त यहाँ से जो इलेक्शन जीते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कश्मीरी दोस्त, ये नशिस्तें हारने के बाद उन्हें पिंडी के आइंदा इंतखाबात के नतायज भी अपने लिए अच्छे नजर नहीं आ रहे, इसलिए उनकी ये परेशानी और पशेमानी है। अदरवाइज मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने जिस तरह से चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे दस्तखत किए और शुरू में मार्शल लॉ या अस्करी इदारों की फौज की तरफ से जमहूरियत में मुदाखलत के हवाले से जो बातें हुई थी, जो कमिटमेंट हुई थी, उस पर कायम रहना चाहिए। सियासत में फैसला लोगों ने करना होता है, 18 करोड़ अवाम ने फैसला करना है कि जिसके हक में वो वोट कल डालेंगे उसे हुकूमत बनाने का। हाँ साहब, आखिरी सवाल है। एक नुक्ता नज़र ये है कि इस वक्त एक ऐसा मनसूबा ज़ेर गौर है जिसमें साफ़ सुथरे लोगों की हुकूमत कायम करने के लिए तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। आप क्या समझते हैं कि मौजूदा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और दीगर जो सियासी जमातें हैं, उनको माइनस करके आप समझते हैं कि ऐसा कोई जो निज़ाम है या ऐसी जो हुकूमत है कोई ज़ेर गौर है? अगर कोई हुकूमत ऐसी ज़ेर गौर है तो क्या वो काबिल अमल भी है? मैं समझता हूँ कि सियासत में ऐसा मनसूबा कभी काबिल अमल नहीं हो सकता। काबिल गौर तो हो सकता है कि कुछ लोग उस पर गौर कर रहे हों, लेकिन काबिल अमल नहीं हो सकता। आप देखिए, आप अमेरिका को देखिए, आप बरतानिया को देखिए, आप फ्रांस को देखिए, आप जर्मन को देखिए, आप इंडिया को देखिए कि वो सियासी जमातें हैं जिनकी तारीख दहाइयों पे और बाज की सदियों पे मुहित है कि इतनी पुरानी सियासी जमातें हैं। और इलेक्शन में देखिए ना, ये कोई तजारती वो नहीं है सिलसिला कि आज आपने एक नाम से कारोबार शुरू किया, वो कल खुदा न खास्ता वो नाकाम हो जाता है तो अगले शहर में किसी दूसरे नाम से आप कारोबार शुरू कर देंगे। सियासत में लोग आपको क्यों पसंद करते हैं? दो बातें होती हैं। पहली बात यह है कि आपका मंशूर, आपका प्रोग्राम, आपका दिया हुआ एजेंडा की कौम को आप देना क्या चाहते हैं। दूसरे, आपकी कुर्बानियां। मसलन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लोग इसलिए नहीं छोड़ सकते, इसलिए नहीं छोड़ते, इसलिए मकबूलियत में कमी नहीं आती कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, भुट्टो साहब ने 2 डिक्टेटर्स के खिलाफ जिद्दोजहद करके हुकूमत हासिल की थी। पहले यूबी दौर में उन्होंने जिद्दोजहद की और उसके बाद यहिया खान के दौर में उन्होंने जिद्दोजहद की, और फिर भुट्टो साहब ने जमहूरियत के लिए, इस मुल्क के लिए, वतन के लिए, धरती के लिए अपनी जान दे दी और उन्होंने तारीखी अल्फाज कहे कि मैं डिक्टेटर के हाथों मरना पसंद करूंगा, माफी नहीं मांगूंगा। अच्छा, बीबी शहीद ने यही किया, उन्हें मना किया गया। मुशर्रफ साहब ने उनकी, जब वो 18 अक्टूबर को वापस आ रही थी अपने वतन, तो एक दिन पहले कौम से खिताब करते हुए कहा कि गर्चे आपका मुल्क है, आप वापस आ सकती हैं, लेकिन आपकी जान को खतरा है, आपसे गुजारिश है आप वापस तशरीफ ना लाएं। और पार्टी में से बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आप वापस तशरीफ ना लाएं। लेकिन सियासत फिर अपने लोगों से दूर, अपनी पार्टी से दूर, अपने वतन से और अपनी मिट्टी से दूर रह के नहीं की जा सकती। बीबी शहीद ने जो लियाकत बाग में तारीखी अल्फाज अदा किए, उन्होंने कहा कि मुझे लोगों से दूर नहीं रखा जा सकता, मैं लोगों में जिंदा रहना चाहती हूँ, मैं लोगों में मरना चाहती हूँ। और उन्होंने जान की कुर्बानी दी। और नोडेरो में इस वक्त जो 4 हमारे सियासी जर्नैलों की वहां मजार मौजूद हैं, उसकी वजह से लोग वोट देते हैं। अच्छा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, चाहे नाम उसका कोई भी हो, चाहे वो काफ हो, नून हो, फे हो, कोई और हो, उनको लोग क्यों वोट देते हैं? उसके पीछे की वजह यही है कि जो मुस्लिम लीग जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान की खालिद जमात है, उसकी वजह से लोग, मुस्लिम लीग का भी कोई नाम हो तो उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाद दूसरी जमात होती है मुस्लिम लीग, जिसको लोग वोट देते हैं। बाकी जमातें जो है वो प्रेशर ग्रुप्स हो सकते हैं, वो रीजनल जमातें हो सकती हैं, लिसानी हो सकती हैं, इलाकाई हो सकती हैं, वो कौमी जमातें नहीं बन सकी। कौमी जमातें पाकिस्तान में, मैं ये समझता हूं कि ये इस वक्त 2 ही है कि जिनको या पहले नंबर पर वोट कोई देता है या दूसरे नंबर पर वोट देता है। तो इसलिए जो मुल्क की सियासत है, जो दुनिया की इस वक्त कैफियत है, जो दुनिया में इस वक्त मसाइल हैं, उन सबको पेश नजर रखते हुए जो पाकिस्तान की ज्यादातर सियासी जमातें जिस अंदाज में चल रही हैं, मैं ये समझता हूं कि रोशन पाकिस्तान के लिए और एक कामयाब पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह वो रुख मैं समझता हूं कि तय हो रहा है। और जिस तरह से फिर आपने देखते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए हैं कि जिसमें पाकिस्तान इंतहाई मुश्किलात में था। आपकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो दुनिया में नए नए रास्ते तलाश कर रही है।
फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान, रशिया के साथ 30-40 सालों के बाद आपके ताल्लुकात बहाल हुए हैं, चाइना के साथ आपकी दोस्ती मजीद मजबूत हो रही है, इस्लामी ममालिक के साथ आप, ईरान के साथ, सऊदी अरब के साथ, दीगर ममालिक के साथ आपकी दोस्तियाँ मजबूत हो रही है, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के मैं समझता हूँ कि रोशन और कामयाब पाकिस्तान की तरफ एक ऐसा कदम है इंशाअल्लाह जो कामयाब होगा। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए कानून व इंसाफ व पार्लिमानी अमूर गुलाम फ़ारूक अमान साहब, आपका उनका बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। नाज़रीन, फ़ारूक अमान साहब का कहना है कि कराची की सूरत हाल जो है वो पेचीदा है, और ये आज पेचीदा नहीं है बल्कि गुज़श्ता कई दहाइयों से पेचीदा है। सदर और वज़ीर-ए-आज़म इस हवाले से कोशिश है कि इस मसले को अफ़हाम व तफ़हीम के साथ हल किया जाए। उनका ये भी कहना है कि इस हवाले से ये कहना कि कराची में गैर मुल्की अनासर का कोई अमल दखल नहीं है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। इस बात का वाज़ह तौर पर इम्कान है कि कराची में बाज़ ताकतें मुलव्वस हो सकती हैं जो मुल्क की मईशत और मुल्क का अमन जो है वो ख़राब करना चाहती हैं। दूसरा उनका ये भी कहना है कि मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो जिस तरह से अपने कार्ड्स खेल रही है, उसको कोई भी सियासी जो तज़कियाकार है या जो सियासी शऊर रखता है वो उसको उससे मुत्तफ़िक नहीं है। उनका ये कहना है कि ज़्यादा ज़िम्मेदाराना रोल अदा करने की ज़रूरत है। फिर उनका ये भी कहना है कि अगर साफ़ सुथरे लोगों की हुकूमत कायम की जाएगी तो ये मनसूबा न सिर्फ काबिल अमल नहीं है बल्कि इसको ज़ेर गौर भी नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान ज़हीरुद्दीन बाबर को इस्लामाबाद से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।